आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में भाजपा के नेता ने की बगावत, शिवसेना के सामने भी संकट, शाइना एनसी की राह होगी मुश्किल। देश के युवाओं को मिले ज्यादा रोजगार, पीएम मोदी ने रोजगार मेले में बांटे 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र। दिल्ली हाई कोर्ट ने रोहिंग्या रिफ्यूजी से जुड़ी याचिका को खारिज किया, कहा शिक्षा का अधिकार शरणार्थियों के लिए नहीं। सपा नहीं, भाजपा के लिए भी जरूरी है संजय निषाद का यह सियासी संदेश, उपचुनाव के बीच बड़ा सियासी पारा। हिंदू सद्भाव यात्रा के बाद एनआरसी की मांग पर बोले गिरिराज सिंह, कहा अब समय आ गया है पूरे देश में एनआरसी लागू हो। हिंदुओं से ही खरीदे दिवाली का सामान, भोपाल में बजरंग दल के पोस्टर पर बवाल। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा के पूर्व विधायक अतुल शाह ने बगावत कर दी है। मुंबा देवी से शाइना एनसी को शिवसेना से टिकट मिलने के बाद अब अतुल शाह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अतुल शाह आज नामांकन करेंगे। उन्होंने नाराजगी जताते हुए पार्टी पर उपेक्षा करने के आरोप लगाए हैं। नहीं, इसका कारण है कि यहाँ पर प्रतिनिधित्व पिछले अनेक वर्षों से मैं करता हूँ और वहाँ किसी और को टिकट दे दिया जाए, ये तो कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना। ये चुनाव है। चुनाव में वहाँ कौन काम करता है, कौन जीत सकता है, उसका नेतृत्व ने विचार करना चाहिए था। किसी को भी थोप देंगे। मैंने वहाँ पर जब असंभव था, पार्टी ने कहा आप कॉर्पोरेटर लड़ो विधायक के बाद, मैं लड़ने चला गया। मैं जीता वहाँ पर। मैंने 7 साल इतना काम किया है। वैक्सीनेशन सेंटर चलाया, 85,000 लोगों को वैक्सीन दिया। अभी लाड़की बहन योजना, आई एम द ओनली कॉर्पोरेटर कि जिसने अपने ऑफिस के बाहर पेंडोल लगाकर 12,000 फॉर्म वितरित किए और 8,000 अप्रूव हुए हैं। तन मन धन 24 घंटा पार्टी का काम करके ये होता है तो थोड़ी आहत होती है, थोड़ा मन दुखी होता है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले नामांकन हो चुके हैं। इसमें दिग्गजों ने अपना पर्चा भरा। इसमें झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हैं। कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड की जनता का हम पर विश्वास है और प्यार है। खासकर हमें राज्य की महिलाओं से और भी ज्यादा प्यार मिल रहा है। मैं बहुत आश्वस्त हूँ। लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सच कहाँ है और झूठ कहाँ है। मैया सम्मान यात्रा निकाली थी और जिस तरीके से 3 प्रमंडलों में हमने घूमा और हमें लोगों का प्यार मिला, खास करके महिलाओं का प्यार मिला, तो मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि इस बार झारखंड की आधी आबादी वो हमारे साथ तो हैं और उनके साथ हमारे जो भैया और हमारे बुजुर्ग हैं वो भी हमारे साथ में हैं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और हम आज लोगों के सामने जा रहे हैं अपने कामों के द्वारा, चाहे सर्वजन पेंशन हो, वो आवास हो, सावित्रीबाई फूले हो, मरांग गोमके हो और मैया सम्मान योजना। और आज इस महंगाई के दौर पे अगर आपके सर से बोझ उतरता है, बिजली बिल माफी, किसानों के लिए उनकी लोन की माफी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काम किया गया है और ये सब 2.5 साल में पूरा काम किया गया है। तो मैं समझती हूँ कि लोग अच्छी भांति से भली भांति जानते हैं कि सत्य कहाँ है और झूठ कहाँ है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज हमारे पास सेबी प्रमुख माधवी पुरीबुच के बारे में एक और खुलासा है। राहुल गांधी अपने वीडियो के माध्यम से सवाल कर रहे हैं कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि वो सेबी प्रमुख को बचा रही है। क्या वो सरकार को ब्लैकमेल करती है? ऐसा नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के लिए किसी भी दागी व्यक्ति की रक्षा करना जारी रखना संभव है, खासकर जब सार्वजनिक डोमेन में धूम्रपान करने वाली बंदूक सबूत मौजूद हों। जो सेबी की चेयरपर्सन माधवी जी के मुतालिक हमने एक्सपोजेज किए और कर रहे हैं, आज भी कुछ लेकर आए हैं, उनका एक तरह का विश्लेषण है। और वो विश्लेषण इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग तो कागज पत्र इकट्ठा करके एक एक करके स्कैम बता रहे हैं, लेकिन राहुल जी ने अपने इन वीडियोस के माध्यम से, जो उनके यूट्यूब चैनल पे अभी आपको मैं दिखाऊंगा जो आज वाला है, वो किस दिशा में जा रहा है वो तय किया।
समझना जरूरी होता है कि आखिर सरकार किस मजबूरी में एक ऐसे व्यक्ति को सेबी की प्रमुख बना रही है, और क्या डर है, क्या मजबूरी है, क्या कंपल्शंस हैं सरकार के कि इतना कुछ जानकारी होने के बावजूद उनको बचा रही हैं। क्या वो सरकार को डराती हैं, ब्लैकमेल करती हैं कि मैं अकेली नहीं डूबूंगी? ये भी हो सकता है, ये सुनने में भी आ रहा है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर महाविकास आघाड़ी में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के बीच तनातनी चल रही। इस बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने कांग्रेस को सोलापुर दक्षिण विधानसभा सीट से उम्मीदवार खड़ा करने के लिए चेतावनी दी है। दरअसल इस सीट से शिवसेना यूवीटी पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। देखिए, अब घोषणा होना की क्या बाकी है? आज 3 बजे तक का समय है, उसके पहले सब कुछ हो जाएगा। 288 सीट्स है, 288 सीट है, उसके ऊपर तो उम्मीदवार देने ही पड़ेगा ना। और लगभग सभी सीटों पर अपना अपने लोगों ने उम्मीदवार दिए हैं और हम 288 सीट पर महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ेगी। हमें सब समस्या मालूम है, इस देश की सभी समस्या मालूम है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। इस देश की न्यायपालिका के ऊपर 10 साल से जो दबाव बना है, वो दबाव के चलते ही न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है। अगर ये दबाव नहीं होता तो 3 साल से महाराष्ट्र में जो एक संविधान विरोधी गैर कानूनी सरकार चल रही है, वो हमारे मुख्य न्यायाधीश चलने नहीं देते। जिस तरह से पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाई है और उनका डिस्क्वालिफिकेशन होना जरूरी था एज पर 10th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे मुख्य न्यायाधीश ने ये बात मानी नहीं, सुनी नहीं। कमेंट्स तो करते रहे बहुत, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, व्हिप गलत है, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय गलत है, ये आप बोलते रहे, लेकिन ये वो आपके जजमेंट तो हमने देखी तो उसमें नहीं आया है। अब विधानसभा की मुदत खत्म हो गई, फिर भी आप निर्णय नहीं दे रहे हो, क्योंकि इस प्रकार से ही सरकार चलनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का इच्छा थी और इस इच्छा के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने काम किया। तो अब ज्ञान देने के बाद भूल जाइए, हमको हमारे पास भी ज्ञान है संविधान का। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को एक बार और फिर से धमकी मिली है। एक शख्स ने मुंबई कंट्रोल रूम के नंबर पर टेक्स्ट मैसेज कर कहा कि हम सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही बुरा होगा। उन्होंने कहा कि हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यूपी की नोएडा पुलिस के मुताबिक आरोपी की उम्र 18 साल है। आरोपी बरेली का रहने वाला लेकिन दिल्ली के कदमपुरी में रहता है और कारपेंटर का काम करता है। आरोपी के पिता और वो सिलाई का काम करते हैं। पुलिस के मुताबिक नोएडा सेक्टर 92 में कोठी बन रही थी, जहां आरोपी कारपेंटर का काम कर रहा था। उसे महीने के 8,000 रुपए मिलते हैं। वहीं जांच के बाद मुंबई पुलिस आरोपी को अपने साथ लेकर चली गई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने मजाक में मैसेज किया था। इससे पहले सलमान और जीशान सिद्दीकी को धमकी देने का एक और मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी की पहचान हुई थी, जिसने बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी और सलमान खान को धमकी दी थी। ये धमकी भरा कॉल बीते शुक्रवार की शाम को जीशान सिद्दीकी के बंद्रा ईस्ट स्थित जनसंपर्क कार्यालय के फोन पर आया था। फोन पर शख्स ने जीशान सिद्दीकी और अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता नाना पटोले आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले उनके घर की महिलाओं ने उनकी आरती उतारी और तिलक लगाकर नामांकन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, ये तय है। महाराष्ट्र में बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाएगी। नॉमिनेशन दाखिल करने में खुद ही लोग अब बड़े पैमाने में आ रहे हैं और हमारे यहाँ का चुनाव जो होता है हमारे मतदार संघ में, लोग उसको एक उत्सव की तरह मनाते हैं। और ये चुनाव वैसे भी एक तरफा होगा यहाँ का, हमारे क्षेत्र का। और महाराष्ट्र में जो स्थिति आज है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। और जो महाराष्ट्र में जो सरकार है, हाल जो सरकार है, जो बीजेपी एकनाथ शिंदे वाली, वो सरकार ने जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार किया, किसानों पे अत्याचार किया, जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनको बेरोजगार किया, हमारे यहाँ के लोग गुजरात में भेजे,
महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। तो ये सब चीजें जो महाराष्ट्र में है, तो केंद्र की और राज्य की सरकार के विरोध में लोगों में गुस्सा है, और वो गुस्सा आपको ये चुनाव में देखने मिलेगा, और महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुमत में महाराष्ट्र में आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को संबोधित भी किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि मैं आप सभी को धनतेरस के पावन अवसर पर बधाई देता हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं भी कहना चाहता हूं कि दिवाली बहुत खास होने वाली है। और अभी हरियाणा में तो नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है। और आप में से जो हरियाणा से परिचित होंगे उनको पता है, इन दिनों हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है, नौजवान प्रसन्न है। और आपको पता है, हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान विशेष पहचान है। वहां की सरकार की पहचान है, वो नौकरी देती तो है, लेकिन बिना खर्ची, बिना पर्ची वहां नौकरी देती है। मैं आज हरियाणा सरकार में नियुक्ति पत्र पाने वाले 26,000 नौजवानों को भी विशेष बधाई देता हूं। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दिल्ली के कुछ इलाकों में प्रदूषण अब तक 400 को पार कर चुका था, तो वहीं सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ज्यादा रहा। प्रदूषण के खराब श्रेणी में होने के कारण दिल्ली वालों को प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या पिछले दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। मैं यूपी कॉर्पोरेशन का एग्जीक्यूटिव रिटायर्ड हूँ 2004 में, और जो ये पावर हाउस था हथोगंज पावर स्टेशन जो पास में है उसके अलीगढ़ के, वहाँ पर मैं सर्विस में था थर्मल पावर स्टेशन पे। वहाँ पर इतना पॉल्यूशन नहीं था, यानी कि जो थर्मल पावर स्टेशन है जहाँ कोयले से बिजली बनती है, वहाँ इतना पॉल्यूशन नहीं था जो ये दिल्ली में नज़र आ रहा है। पानी में पॉल्यूशन, हवा में पॉल्यूशन, और लग रहा है अब जो इंसान है उसमें ही कहीं पॉल्यूशन ना आ जाए कहीं। इस पर कुछ गवर्नमेंट भी करे और जितनी जनता है वो भी थोड़ी सी जागरूक बने, ताकि फिर जो ये हालत जो है खराब हो रहा है, हमारी अगली जो जनरेशन है वो बर्बाद ना हो। अगर आजकल रोज अखबार में पढ़ रहे होंगे आप कि AQI लेवल सबसे ज़्यादा आनंद विहार में दिल्ली में 400+ चलता रहता है रेगुलर, और ये कुछ ही दिनों में हुआ है। अब अलग अलग फैक्टर हैं, हम देखते हैं कि फार्म फायर्स की वजह से भी बहुत इसका प्रोपोर्शन आता है। 15% फार्म फायर्स का इस वक्त है। फिर कहते हैं दिल्ली में पोल्यूशन इंडस्ट्री की वजह से है, व्हीकल्स की वजह से है। अब हमें ये नहीं समझ में आता कि ये सब चीज़ें सर्दियों में ही क्यों होती हैं। गाड़ियाँ तो 12 महीने चलती हैं, इंडस्ट्रीज भी 12 महीने चलती हैं, तो ये फार्म फायर्स का क्या इसमें बड़ा मेजर रोल है। हमारा पानी भी इतना पॉल्यूटेड है, तो अब साइकिलिंग कर रहे हैं लेकिन AQI 400 के आसपास है। जाते ही हमारे गले पकड़े जाएंगे, हमारे को भाप लेनी पड़ती है, गरारे करने पड़ते हैं ताकि हमारे गले बचे रहें। आंखों में इतनी जलन है इस वक्त, बच्चों को भी और सबको भी। तो सरकार से निवेदन है कि इस बारे में क्या करा सकता है। सिर्फ बातें ही बातें होती हैं, स्टेप्स तो कुछ लिए नहीं आते। हाईकोर्ट ने आज रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय के पास ज्ञापन देने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय से ज्ञापन पर कानून के मुताबिक जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए कहा गया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, शिक्षा का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। आपको पहले उचित अथॉरिटी के पास जाना चाहिए था, लेकिन आप सीधा कोर्ट आ गए। ये हम तय नहीं कर सकते हैं, ये पॉलिसी डिसीजन का मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे कहा है कि कोर्ट नागरिकता नहीं दे सकता है, नागरिकता देने का काम सरकार का है। ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, ये सुरक्षा से भी जुड़ा मामला है। आपको देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने असम एकॉर्ड में क्या फैसला दिया है। ये याचिका दिल्ली नगर निगम की ओर से अपने स्कूलों में एनरोल्ड म्यांमार रोहिंग्या शरणार्थी छात्रों को वैधानिक लाभ देने से इनकार करने के बाद सोशल ज्यूरिश नामक एक गैर सरकारी संस्थान की ओर से डाली गई थी। याचिका में कहा गया था कि ये आचरण इन बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A के साथ साथ बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया है।
यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच पोस्टर की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने पोस्टर के जरिए बटेंगे तो कटेंगे का मतलब समझाया है, तो वहीं भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी ने 2027 में अपनी अहमियत जताने का प्रयास किया है। पोस्टर वार से यूपी की राजनीति का पारा चढ़ गया है। इसके पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जन्मदिन के मौके पर सपा के 27 के सत्ताधीश अखिलेश पर पलटवार करते हुए निषाद पार्टी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को 27 का खेवनहार बताते हुए राजधानी में कई पोस्टर लगवाए। इसके बाद एक बार फिर सपा ने कटेंगे तो बटेंगे के स्लोगन पर पलटवार किया। उनके पोस्टर में लिखा, न बटेंगे न कटेंगे, 27 में नफरत करने वाले हटेंगे। सपा नेता रंजीत कुमार की ओर से लगे पोस्टर खूब वायरल हो रहे हैं। उसमें उन्होंने बीजेपी के बटोगे तो कटोगे पर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे, 27 में नफरत करने वाले हटेंगे। हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यूपी की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी 8 और आरएलडी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी भी सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन उसे सीट नहीं मिली। उसके नेता भी होर्डिंग के जरिए संदेश देने में लगे हैं। उनकी पार्टी के नेता विजेंद्र कुमार त्रिपाठी की तरफ से राजधानी के मुख्य सड़कों पर होर्डिंग लगाई गई। इसमें लिखा है, 27 का नारा निषाद है हमारा। इसमें दीपावली की बधाई दी गई है। ये होर्डिंग राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास सपा कार्यालय के पहले और मंत्री संजय निषाद के घर के पास लगाई गई हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर वार किया है। गिरिराज ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग अफवाह और भ्रम फैलाते हैं। वो ओवैसी के एक बयान का जिक्र कर रहे थे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि आने वाले 80-90 सालों में भी मुसलमान हिंदुओं की बराबरी नहीं करेंगे। इसे लेकर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि एनआरसी पूरे भारत में लागू होना चाहिए। देश में ओवैसी जैसे लोग अफवाह फैलाते हैं। मैं एक उनका वक्तव्य देख रहा था आपकी अदालत में। ओवैसी जैसे लोग अफवाह फैलाते हैं कि भ्रम फैलाते हैं कि मुसलमान 80-90 साल में भी हिंदू के बराबर नहीं होगा। मैं कहता हूं कि हिंदुओं में भ्रम मत फैलाएं। 1951 में आप 2.5 करोड़ 2 करोड़ 80 लाख थे। आज सरकारी आंकड़े से आप 17% हो गए, 14% पर 17 लाख हो गए, 17 करोड़ हो गए। और घोषित आंकड़े है कि 25 करोड़ हो गए। हिंदू जो 30 करोड़ था वो बढ़ के 90 करोड़ हुआ। हम 3 गुना, आप 7 गुना बढ़ गए। और आने वाले दिन में आप देखिएगा, नेपाल बॉर्डर चनपट ले लीजिएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण पूरा लेते हुए तो लगभग 800 किलोमीटर होता है। उधर फारबिसगंज। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि कुछ लोग बोलने का काम करते हैं और पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रहे हैं। बिहार में आपने देखा है कि 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई। कुछ लोग बोलते रहते हैं तो याद नहीं करते कि उनके माता पिता 15 साल से बिहार में रहे। उन्हें बताना चाहिए कि उनके माता पिता के शासनकाल में कितने युवाओं को रोजगार मिला है। हर क्षेत्र में डबल है, तो इसलिए जो मैंने कहा एक बात कि बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज है। कुछ लोग बोलने का काम करते हैं, कुछ लोग करने का काम करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी में और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। बिहार में आप लोगों ने देखा कि 2,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पुलिस सेवा में भर्ती हुई। आपने देखा भारत सरकार ने विस्तार से बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये करने की बात है। और कुछ लोग बोलते रहते हैं, वो याद नहीं करते हैं कि उनके माता और पिता 15 साल बिहार में रहे। एक बार यह भी तो उनको बताना चाहिए कि मेरे माता और पिता के बिहार में शासनकाल के दौरान कितने नौजवानों को बिहार में रोजगार मिला। वो बोलने के लायक नहीं है। अब अभी जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो थे, उनके सामने बोलने का तो हिम्मत होता नहीं था। अभी कह रहे हैं कि उनके कहने से रोजगार मिला। अरे आपको क्या पता है
आप जरा माता पिता से जाके पूछिए कि बिहार में कितना रोजगार उन्होंने 15 साल के शासनकाल में दिया, और नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जो रोजगार दिया है बिहार के नौजवानों को, उसका भी आंकड़ा आपके पास है। लाखों लोग मिले हैं और आने वाले समय में 12 लाख और नियुक्ति किए जाने का लक्ष्य। बिहार के पटना में मेट्रो के निर्माणाधीन टनल में सोमवार रात एक ऐसा हादसा हो गया। सुरंग में खुदाई का काम चल रहा था, इस बीच वहां हाहाकार मच गया। अचानक पिकअप मशीन के पीछे चल रही मालवा ले जाने वाली ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया। इस हादसे में वहां काम कर रहे मजदूरों को रौंद दिया गया। इस हादसे में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मजदूर की मृत्यु अभी तक जानकारी मिली है, करीब 4 घायल हैं, उनके ट्रीटमेंट चल रहा है। जो जानकारी मिली है तकनीकी के कारण लोको पायलट की जो चलती है अंदर सामान और मिट्टी हटाने के लिए, उसका ब्रेक फेल हुआ था, ऐसी जानकारी दी जा रही है। लेकिन हम लोगों ने इसके लिए पटना मेट्रो और दिल्ली मेट्रो की भी जो टीम टेक्निकल देखती है उसको तुरंत जांच करके एक रिपोर्ट देने का है। साथ ही पटना डीएम को भी निर्देशित किया है कि वो भी अपनी टीम भेजकर पूरी जांच करके एक रिपोर्ट विभाग को सौंपे। उसके बाद विभाग देखेगा कि कहाँ लापरवाही हुई, तकनीकी क्या कारण थे। निश्चित रूप से दोनों जो हमारे मृतक हैं उनको दुखद घटना है और उड़ीसा के हमारे मजदूर थे, उनको जो भी यथासंभव जो विभाग की तरफ से और कंपनी की तरफ से दिया जाता है उसको दिया जाएगा। क्या जिनकी भी लापरवाही हो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? देखिए, पहले तो दोनों चीज़ें हैं। अगर ब्रेक फेल का मामला है और दूसरा है कि लापरवाही का, तो दोनों चीज़ें पहले जब तक तकनीकी रिपोर्ट, और हमने डीएम पटना को भी निर्देशित किया है, अगर निश्चित रूप से कोई लापरवाही का रिपोर्ट आएगा तो कार्रवाई होगी। झारखंड में सीट शेयरिंग का मामला तय करने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने बड़ा दावा किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जो 2-4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें भी आरजेडी की जीत होगी। अरे देखिए, प्रचार है, नामांकन में हम लोग देवघर गोड्डा आए थे, एक तरफा माहौल है, महागठबंधन की सरकार बनना तय है। भाजपा पूरी तरीके से खंड खंड हो गई है और झारखंड हम लोग जीत रहे हैं। 6 सीट पर आपके कंटेस्टेंट है सर, पिछली बार काफी कम मार्जिन, 7 सीटों पर है हम लोग, क्या सब जीत रहे हैं? 7 सीट पे है, हमारी कोशिश है 7 जीतते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दिवाली के पर्व के बीच मध्य प्रदेश के भोपाल में एक पोस्टर पर बवाल खड़ा हो गया है। ये पोस्टर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाया है, जिसके जरिए अपील की गई है कि दिवाली की खरीदारी हिंदू दुकानदारों से ही की जाए। वहीं अन्य धर्म के लोगों से सामान खरीदी न करने का अनुरोध किया गया है। भोपाल शहर में लगे इन पोस्टर्स पर लिखा हुआ है कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। दिवाली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दिवाली बना सकें। इससे पहले सावन के महीने में उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के भोजन के लिए दुकानों पर समुदाय विशेष नाम लिखवाने की अपील की गई थी, जिस पर बवाल भी हुआ था। अब भोपाल में लगे पोस्टर फिर से विवाद को न्योता दे रहे हैं। दरअसल दिवाली पर्व के पहले दिन यानी धनतेरस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लोगों के सामने बड़ी मांग रख दी है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख ने कहा है कि दिवाली सनातनियों का बड़ा त्योहार है, श्री राम के अयोध्या आगमन का त्योहार है, हर हिंदू के घर दिवाली मन सके, इसलिए उनसे ही सामान खरीदें। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने बजरंग दल द्वारा की गई इस अपील को शर्मनाक बताया और मोहन यादव सरकार से कार्रवाई मांग की है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि तोड़ने की राजनीति बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद समेत बजरंग दल कर रहा है। सब्जी से लेकर फूलों का व्यापार करने वाले व्यापारी दूसरे धर्म के लोग हैं, तो क्या भगवान को फूल चढ़ाना भी बंद कर दें? ये अपील और बयान घटिया सोच का परिणाम है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश की पूर्वी बेका घाटी में हुए इजरायली हमले में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये इलाका हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक घाटी में 12 जगहों पर हुए हमले में 58 लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि इस हमले में इजरायली सेना की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बीते 5 हफ्तों से इजराइल ने लेबनान के अलग अलग इलाकों में हजारों हवाई हमले किए हैं। इसका कहना है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों, बुनियादी ढांचे और हथियारों को निशाना बना रहा है। इजराइल और फिलिस्तीनी समर्थक हिजबुल्लाह के बीच लेबनान की सीमा के आर पार 8 अक्टूबर 2023 से संघर्ष चल रहा है। इस दिन लेबनानी हथियारबंद गुट हिजबुल्लाह ने लेबनान से सटे उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे थे। इससे एक दिन पहले यानी 7 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह के सहयोगी हमास ने दक्षिणी इजराइल पर बड़ा हमला किया था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बीते 1 साल में लेबनान में इजरायली हमलों में 2600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं काफी ज्यादा लोग बेघर भी हो गए हैं। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।